हाँ रोहित पानी रख देना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम, स्वागत है आपका। तो आ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए, आपसे वार्ता शुरू करते हैं। सारे लोग, सौरभ अली, शुभा का नमस्कार, शिवानी नमस्कार, नागिन नमस्कार, डोनाल्ड ट्रंप नमस्कार, शारा बानो नमस्कार। चलो सबको नमस्कार। कैसे हो भाई लोग आप लोग? दुर्गेश राम राम, राम आधार राम राम, निशा जैन नमस्कार। ठीक। अच्छा, टिंकू कुमार कह रहा है कि सर चाय पानी दोनों एक साथ पी रहे हैं। आप पी लिए चाय पानी दोनों एक साथ? बहुत बदमाश हो गया टिंकू तू, तेरी धुनाई करता हूं मैं, रुक। ठीक, तो बात को शुरू करते हैं और आज से शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 7। ठीक, तो सबको गुड आफ्टरनून, सबको नमस्कार एक बार फिर से। सारे लोग परेशान हैं, नमस्कार नमस्कार। तो आ जाओ, शुरू करते हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी की क्लास 7वीं को शुरू करते हैं। कल 6ठी खत्म किए थे, ऐसे ही 7वीं भी 1-2 दिन एक एक 2-2 चैप्टर पढ़ेंगे और एक दिन किसी दिन 3-4 चैप्टर खींच देंगे। समझ में आ गई बात? तो आज की वार्ता शुरू होती है, एक टॉपिक है न्यूट्रिशन। 7वीं की एनसीईआरटी का 2 चैप्टर आज हम पढ़ेंगे और दोनों का टॉपिक है न्यूट्रिशन। थोड़ी सी बात समझाता हूं, एक बात मुझे आपको बतानी है। यहां पौधा इत्यादि दिख रहा है, देखो। जैसे हर क्लास का हम कॉन्सेप्ट, तो न्यूट्रिशन, पोषण, पोषण प्राप्त करने की अगर विज्ञान में कहा जाता है, इस बात को छोड़ दें, ऐसे जीवन में क्या कहा जाता है? कहते हैं ना, अपना भरण पोषण कर ले रहे हैं। ठीक, जब कोई नौकरी करने इत्यादि जाता है तो लोग कहते हैं भरण पोषण कर ले रहे हैं। मतलब क्या? अपने भोजन यापन की व्यवस्था कर ले रहे हैं। भरण पोषण का मतलब यही होता है ना, अपने भोजन की व्यवस्था कर ले रहे थे। तो पोषण में भी यही होता है कि जब कि जीव भोजन कैसे लेते हैं। अगर पोषण के तकनीकी पहलुओं को हम इग्नोर करके ठीक सीधे सीधे चले तो पोषण मतलब होता है भोजन का इंतजाम। तो जब हम पोषण में पढ़ेंगे तो यहां होता है, भाई पोषण की क्रिया कौन करेगी, भोजन कौन करेगा? जो जीवित वस्तुएं होंगी, जो लिविंग थिंग्स होंगी। और जीवित वस्तुओं में 2 आते हैं, एक आते हैं प्लांट, ठीक, और एक आते हैं एनिमल। समझ में आ गई बात? एक आते हैं प्लांट, एक आते हैं एनिमल। तो जब हम पोषण की बात करते हैं तो हम कहते हैं दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों में तरीके अलग अलग होते हैं। पौधों में पोषण की विधियां अलग होती हैं, जंतुओं में पोषण की विधियां अलग होती हैं। जो पौधों में पोषण की विधियां होती हैं, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए पौधे ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी मतलब खुद का पोषण कर लेते हैं। स्वपोषी मतलब क्या? खुद का पोषण कर लेते हैं। तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। इन्हीं पौधों में कुछ अपना भोजन नहीं बनाते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं, ये सही है कि मैक्सिमम प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं। इन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, विषमपोषी। विषमपोषी अर्थात जब हम पौधों की बात करते हैं, ठीक, तो पोषण की 2 विधियां होती हैं। वे होती हैं, कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ पौधे भोजन नहीं बनाते हैं। तो प्लांट न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स की बात करेंगे। वही एनिमल में अलग अलग जंतुओं के भोजन बनाने की प्रक्रियाएं अलग अलग होती है। आज हम एक तो जंतु भोजन बनाता ही नहीं है। जो पौधा ये जो ऑटोट्रॉप्स भोजन बनाया है, इसी का बनाया भोजन ये खाता है। यानी मनुष्य भोजन नहीं बनाता है, जीव भोजन नहीं बनाता है।
तो जब हम यहां पढ़ेंगे प्लांट न्यूट्रिशन तो हम ये पढ़ेंगे कि भोजन बनाता कैसे है। लेकिन जब हम एनिमल विशेष करके मनुष्य में पढ़ेंगे तो वो उसमें ये पढ़ेंगे कि जो भोजन मिल रहा है वो खाता कैसे है, उसका डाइजेशन कैसे होता है। तो एनिमल न्यूट्रिशन में आज हम बात करेंगे ह्यूमन की, विशेष करके मनुष्य की, और मनुष्य के साथ कुछ जंतुओं के एग्जाम्पल को समझेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक, हाँ, अब कोई पीडीएफ नहीं बोलेगा, कल तक की सारी पीडीएफ मिल चुकी है, अब 1-2 दिन क्लास हो जाए तो फिर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, तो एनसीईआरटी का जो 7वीं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है प्लांट न्यूट्रिशन और दूसरा चैप्टर है एनिमल, विशेष करके ह्यूमन न्यूट्रिशन। यानी एनसीईआरटी 7वीं अपने 2 चैप्टरों में इस न्यूट्रिशन टॉपिक को समाप्त करती है। समझ में आ गई बात? तो आइए हम भी बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी की या भोजन बनाने वाले की। ठीक, तो पौधे स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। समझ में आ गई बात? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब एनसीईआरटी 7वीं में कई बातें आएंगी जो हम हल्का हल्का 6ठी में पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो अगर कभी बातें दोहराव हो तो ये मत समझना 6ठी वाली है, 7वीं वाली है। क्योंकि 6ठी से 7वीं में हम आए हैं, आप लोग क्लास 7 में पहुंच चुके हो। समझ गया बात ने? आज से आप लोग कुछ दिनों तक क्लास 7 के विद्यार्थी हो। ठीक, और डोनाल्ड ट्रंप इधर ध्यान दे, कमला हैरिस कर रहा है। ठीक, तो आजा, कमला हैरिस भी आ गई, तो इधर देखो तुम लोग। यानी पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। क्योंकि ठीक, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ये पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बना रहे हैं? ठीक, और पौधों में जो भोजन बनाने की क्रिया होती है उसी को हम कहते हैं प्लांट में न्यूट्रिशन। और पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वह एक क्रिया करते हैं जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण को यहां थोड़ा चित्रों के माध्यम से समझते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी स्वपोषी होते हैं, जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सब में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। तो अगर हम तकनीकी अर्थों में कहें कि ऑटोट्रॉफ्स कौन हैं, स्वपोषी कौन हैं, तो वे सभी स्वपोषी हैं जो फोटोसिंथेसिस को, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। अब यहां एक चित्र में आपके दिया गया है। ठीक, यहां चित्र में दिया गया है सन, ये सूरज है। ठीक, और सूरज देवता क्या दे रहे हैं? लाइट एनर्जी दे रहे हैं, लाइट निकल रही है, लिखा भी गया है लाइट एनर्जी। यह लाइट सीधे कहां आ रही है? पत्तियों में। ठीक, समझ में आ गई बात? और इन पत्तियों में यहां चित्र बनाया गया है कि क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी पत्तियों में 2 चीज पाया जा रहा है। एक तो इस पत्ती में क्या है? क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। समझ में आ गई बात? लाइट पड़ी और लाइट पड़ती है तो ये क्लोरोफिल जो होता है वह एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। समझ में आ गई बात? क्लोरोफिल क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। अब जब सक्रिय होगा तो करेगा क्या? ठीक, सक्रिय होगा तो 2 काम करेगा। एक तो जैसे पत्तियों में यहां छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। यह छोटे छोटे पोर खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। तो स्टोमेटा से यह पौधा क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेगा। तो स्टोमेटा से आ गई क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इन पौधों की पत्तियों में एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। ठीक, दूसरी चीज सूर्य से सनलाइट आ गई। तीसरी चीज क्लोरोफिल है ही। अब एक और चीज, यहां पौधों की जड़ें आपको दिख रही हैं। ठीक, यहां पौधों की जड़ें दिख रही हैं और यहां लिखा है वाटर एंड मिनरल। पौधा क्या कर रहा है? इन जड़ों से वाटर और मिनरल का अवशोषण करता है। 6ठी की क्लास में ये बात बताए थे। ठीक, समझ में आ गई बात? अच्छा, उस्मान खान साइंस के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में तो डाल दूंगा, आज वाला पढ़ लो। ठीक, समझ में आ गई बात? उस भाई उस्मान जरूर डाल दूंगा, आज वाला पढ़ लो। ठीक, तो एग्जाम रस दीवाना, समझ गए बात? अरे उस्मान खान, बात मेरी आ गई, कितना लिखेगा मेरे भाई? ठीक, अच्छा, अवेश पूछ रहा सर आप कहां से बिलोंग करते हो? तो यूपी से। चलो, एक ही मैसेज कितनी बार तू लोग करता है?
तो ठीक, अब देखो होता क्या है, वाटर और मिनरल जड़ों से मिल गया। छठी में बताए थे कैसे कैसे, जब जड़ पढ़ा रहे थे, तो इन जड़ों से इन पत्तियों में पहुंच गया वाटर और मिनरल, जल पहुंच गया, खनिजों से पहुंच गया। ठीक, अब ये रही कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा लाइट, ये रही क्लोरोफिल। ये लाइट क्या करती है, क्लोरोफिल को सक्रिय कर देती है, एक्टिव कर देती है। अब सक्रिय क्लोरोफिल रिएक्शन करता है, अर्थात सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। आपकी किताब में लिखा है सनलाइट में नीचे क्लोरोफिल एक्टिव हो जाती है। और पत्तियों से, स्टोमेटा से क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ों से क्या मिला है, वाटर। और यह सक्रिय क्लोरोफिल सनलाइट की उपस्थिति में इस कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर के साथ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती हैं, सबको तोड़ती हैं, फिर जोड़ती हैं, तोड़ती हैं, जोड़ती हैं और बनाती हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। क्या बनाती हैं, ऑक्सीजन यहां लिख दिया गया है, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन वातावरण में उड़ जाती है और इसी को हम सांस लेते हैं। और यह जो कार्बोहाइड्रेट है, यह कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पत्तियों में संचित हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार से पत्तियों में संचित होता है, इसे ही हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एक दो बार छठी में भी पढ़ा गई, इसलिए खुद लिख के नहीं समझाए, आपके बोर्ड पर ही इस बात को समझा दिए। ठीक, तो रमेश चौधरी, पारुल यादव, ठीक, तो बताओ आप लोग, ये फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया? छठी वाली क्लास में भी समझाए थे, सातवीं में भी समझ में आ गया? अपने कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक, क्लियर हुई बात? ठीक, कोई समस्या यहां तक? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। राजू पूछ रहे हैं, ठीक, सर जी विज्ञान कितने दिनों में पूरा होगा? जितने दिनों में अच्छे से हो जाए। समझ गए राजू जी? जितने दिनों में अच्छे से हो जाए उतने दिनों में विज्ञान पूरा हो जाएगा। अच्छे से पूरा करता हूं मैं, ठीक ना, दिन का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये रहा ऑटोट्रॉप्स की विशेषता। अब हमने कहा आओ प्लांट न्यूट्रिशन, थोड़ा बैक चलते हैं, एक चीज समझाते हैं आप लोगों को, समझना भाई लोग। हमने कहा न्यूट्रिशन दो होता है, पौधों में अलग, जंतुओं में अलग। पौधे वाले को प्लांट कहते हैं, जंतुओं वाले को एनिमल कहते हैं। तभी पौधा वाला देखते हैं। यह जो प्लांट न्यूट्रिशन है, ठीक, एक तो हो गया ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स हो गया। दूसरा हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स विषमपोषी, इसे कहते हैं विषमपोषी। विषमपोषी मतलब कई कई तरीकों से ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, समझना, बैकग्राउंड बता रहा हूं फिर आगे आऊंगा। कुछ पौधे अलग से बता रहा हूं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जीवित पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, जीवित पौधे से। यानी जीवित पौधा जीवित है, उससे चिपके रहते हैं, बेचारा पौधा अपने लिए भोजन बना रहा है, लेकिन उसका भोजन ये खुद ग्रहण कर लेते हैं। इन्हें कहते हैं परजीवी, पैरासाइट्स। यानी एक प्रकार हेट्रोट्रॉप्स में एक प्रकार हो गया परजीवी का, पैरासाइट्स का। परजीवी पौधे जैसे अमरबेल, अभी सबको विस्तार से बताऊंगा। दूसरा कुछ पौधे होते हैं जिसे हम कहते हैं सेप्रोफाइट। यह पौधे मृतोपजीवी कहते हैं। यह वे पौधे होते हैं जो भोजन नहीं बनाते हैं, लेकिन सड़े गले जीव जंतुओं, सड़े गले खाद्य पदार्थों पर उगते हैं। और जो चूंकि खाद्य पदार्थों पर उगते रहे हैं, मरा हुआ जीव है, हरी लकड़ी है, फल है, ठीक, सड़े हुए जैविक पदार्थ पर उग रहे हैं, तो उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे मशरूम। तो यह हो गया मृतोपजीवी। ठीक, एक होता है, कुछ पौधे होते हैं कीट भक्षी, कीट को खाते हैं। ठीक, तो यह हो गया कीट भक्षी, इंसेक्टिवोरस, कीट भक्षी। यानी हम कह सकते हैं कि हेट्रोट्रॉप्स का जो न्यूट्रिशन है वह 3-4 प्रकार का होता है। अभी एक सहजीवी भी आ जाएंगे, मतलब
परजीवी प्रकार का पोषण, पैरासाइट न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन और कीटभक्षी पौधे। अर्थात हम हेटेरोट्रॉप्स को इतने भाग में बांट गए, ऑटोट्रॉप्स तो अपना पहले वाला है ही है। तो अब आइए इसी बात को आगे बताते हैं। तो हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉप्स पौधे स्वपोषी होते हैं, वे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कैसे फोटोसिंथेसिस होती है यहां से समझ लिया, और ये रिएक्शन होता है उसमें। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां, ठीक इसी को हमने हेटेरोट्रॉप्स में समझाया है। अच्छा मनोरमा कह रही है सही से लिखो, वो वाला इसलिए नहीं लिख रहे हैं, समझाने के लिख रहे हैं, सही से ये लिखा होता है। समझ गए मनोरमा? ठीक है, लिखेंगे बेटा सही से, लेकिन जो हम बैकडोर में वही समझाते हैं जो यहां लिखा हुआ होता है। समझ गए ना? ठीक। अब देखो, तो इसी बात को हमने कहा पादपों में पोषण की अन्य विधियां, और पादपों में पोषण की एक विधि है जिसे कहते हैं पैरासाइट प्लांट या परजीवी पौधा। ठीक, इस पोषण की विधि में दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल। अब देखो अमरबेल का पौधा देखना, यानी परजीवी पौधे वो पौधे होते हैं जो किसी जीवित पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे एक चित्र बना देखो, ये मान लो बड़ा सा पौधा, आप देखते होगे गार्डन में जाओगे, बाग में जाओगे, जंगल में जाओगे तो नीम का, आम का, पीपल का बड़ा सा पौधा है, और उस पर यह हमेशा बड़े पौधे, उस पर आप देखोगे कि अमरबेल ऐसे लिपटी रहती है, ऐसे बड़ा पौधा है लिपटी रहती है, ये कोई बड़ा पौधा है, उस पर अमरबेल क्या है, लिपटी हुई है। ठीक, और इधर इधर से इसकी पत्तियां निकलती रहती हैं, अमरबेल की पत्तियां निकलती रहती हैं। अब कहोगे अमरबेल इस पर लिपटी कैसे रहती है? होता क्या है कि ये तना है पौधे का। ठीक, अमरबेल ऐसे पौधे में ऐसे छोटी छोटी जगह होती है ना, गड्ढे होते हैं मिट्टी उट्टी, अमरबेल इस पौधे के तने पर उगती है और अपनी जड़ें इस पौधे में फैला देती है, अपनी जड़ें इस पौधे के तने में फैला देती है। यानी अगर हम इस चित्र को कुछ यूं कहें, कुछ यूं बनाते हैं कि मान लो ये अमरबेल का पौधा है, ये कोई पीपल का पौधा है, और इस पर फैली हुई है अमरबेल। ठीक, अमरबेल ऐसे फैली हुई है। अब अमरबेल क्या करती है, अपनी जड़ों को इस तनों में फैला दी है। समझ में आ गई बात? और इस तने में दो प्रकार की पाइप जाती है, एक को कहते हैं जाइलम और दूसरे पाइप को कहते हैं फ्लोएम। छठी की एनसीईआरटी में इसको बता चुका हूं, जाइलम और फ्लोएम। इस जाइलम से क्या जा रहा है, जड़ें जो अवशोषण कर रही हैं वो इस पौधे में जा रहा है। फ्लोएम से क्या आ रहा है कि जो पत्तियों ने भोजन बनाया है वो फ्लोएम से आ रहा है। और इस अमरबेल की जड़ें क्या है, जाइलम और फ्लोएम में। तो अमरबेल को जब पानी की जरूरत होती है तो इस पीपल के पौधे वाला जो जाइलम पानी ऊपर ले जा रहा है, अमरबेल भी थोड़ा सा अवशोषित कर लेता है। जब भोजन की जरूरत होती है तो ऊपर से फ्लोएम जो भोजन लेके आ रहा है, यह जड़ें इसको भी अवशोषित कर लेती है। यानी पौधों के जाइलम और फ्लोएम से अमरबेल की जड़ें पानी अवशोषित कर लेंगी, खनिज अवशोषित कर लेंगी, भोजन अवशोषित कर लेंगी। मतलब यह अमरबेल अपना भोजन खुद नहीं बना रहा है, दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त कर रहा है। इसलिए अमरबेल एक एग्जाम्पल है। ऐसे सभी पौधे को हम पैरासाइट प्लांट, परजीवी पौधों में शामिल कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक ठीक। अच्छा, लक्की लिख रहे हैं आईएएस का सब्जेक्ट एक साथ कितने पढ़े सर? एक सब्जेक्ट और करंट अफेयर। समझ में आ गई बात? तो क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात? हो जाएगा राजू गुज्जर, एक महीने में तो हो ही जाएगा। पूछ रहा साइंस कब तक हो जाएगा? हो जाएगा, रेगुलर पढ़ते रहे 1 घंटा। तो परजीवी पौधे का एग्जाम्पल समझ लिया। तो दूसरा पौधा, एक पौधा है हेटेरोट्रॉप्स में परजीवी पौधा, और जिसका एक एग्जाम्पल है अमरबेल। ठीक, दूसरा एक पौधा है कीटभक्षी पौधा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक, अब देखो ये क्या करते हैं, यह कीटों को खाते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे इसमें होता क्या है बता रहा हूं। इसमें क्या होता है कि एक पौधा है, ठीक,
यह ऐसी जगहों पर उगता है जहां नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, N2 की कमी। ठीक, जंगलों में उगता है, N2 की कमी होती है। कुछ तो इतना बड़ा होता है बंदर को भी खा जाता है। समझ में आ गई बात नहीं? एक डिस्कवरी पर मैं देख रहा था, कोई पौधा था वो बंदर को खा जा रहा था, वो भी इसी में का है। लेकिन ये कीट भक्षी पौधे होते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगों को खा लेते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लो ये पौधा है, ठीक, ये पौधा है, इस पौधे की एक विशेषता होती है, इसका फूल बहुत सुंदर होता है और बड़ा होता है। ऐसे होगा बड़ा सा, घट प्रकार का, ऐसे होगा बड़ा सा, फूल बड़ा होता है। और याद रखो, छठी के एनसीईआरटी में चैप्टर पढ़ाए थे फ्लावर। तो फूल का मुख्य काम क्या है? फूल का मुख्य काम है कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना, ताकि कीट पतंग इस फ्लावर में आए और यहां पर क्या कर सकें, इन पराग कणों पर बैठ सकें और उड़ करके दूसरे का फूल का परागण कर सकें। यही तो है ना? ठीक, क्लियर हो गए? यही इसीलिए फूल होता है। छठी के एनसीईआरटी में हमने फ्लावर पढ़ाया था, हमने बताया था फूल इसलिए नहीं होता है, प्रकृति अपने फूल की व्यवस्था इसलिए नहीं करती किसी को हम फूल दें, या शादी विवाह में पूरा मंडप फूल से सजा दे, या कोई मर रहा है तो उसकी मैयत पर फूल लेकर के जाए। वो तो हमने बनाया, प्रकृति ने इसलिए बनाया है कि फूल सुंदर होगा तो जो भौरे घूमते रहते हैं, जो कीट पतंग तितलियां घूमती रहती हैं, वह आकर्षित होंगी। समझ में आ गई बात? और आएंगी, बैठेंगी, इस पर बैठेंगी तो ये इसका पॉलन ग्रेन है, उनसे चिपक जाएगा, फिर जाकर के दूसरे फ्लावर पर बैठेंगी तो यहां वो पॉलन ग्रेन उड़ करके चला जाएगा, परागण हो जाएगा। यानी फूल जितना रंगीन होगा धोखा उतना बड़ा होगा। ये फूल बेचारा धोखा ही तो दे रहा है। अब देखना, तो हमेशा क्या करेगा, ये फूल बड़ा होगा। तो जितने भी कीट भक्षी पौधे होते हैं उनके फूल बहुत सुंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कीट पतंग आकर्षित हों। अब बेचारा कीट पतंग आएगा, मान लो ये कोई तितली है, ठीक, कोई तितली है, मान लो पंख बना दो, इस पंख, बेचारी तितली आ गई। तितली ने तो सुंदर फूल देखा, समझ में आ गई बात? तितली ने क्या देखा? सुंदर फूल देखा, आके बैठ जाएगी। जो ये तितली आके बैठेगी त्यों तो धोखा था, उसे समझ में नहीं आया, या फूल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, या क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक, फूल की पंखुड़ियां बंद हो गई। अब क्या होगा, इन पत्तों से एक एंजाइम सीक्रेट होने लगेगा, इनसे एक एंजाइम सीक्रेट होने लगेगा जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। पाचक एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होगा। और यह क्या करेगा, अब ये बंद हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इस तितली को, बेचारी को, थोड़ी देर फड़फड़ाएगी, मर जाएगी। और यहां से क्या हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेगा, इस तितली को पूरा का पूरा क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, पचा देगा। फिर थोड़े दिन बाद फूल खिलेगा, और खिलता है तो ये थोड़ा नीचे झुक जाता है, और ये पूरी तितली फिर का इसका जो हड्डी उड्डी बना होगा, पंख वंख, वो नीचे गिर जाएगा, फिर ये सुंदर होकर के खिल जाएगा, धोखा देने के लिए बेचारे कीट पतंगों को तैयार हो जाएगा। ठीक, और पुनः कोई नया आकर के फंस जाएगा। तो अर्थ इसी को, यानी यह अपना पोषण कैसे प्राप्त कर रहा है, नाइट्रोजन की कमी कैसे पूरा कर रहा है, कीटों को मार करके। तो यह भी तो एक पोषण की विधि हो गई। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं कीट भक्षी पौधे। समझ गए भाई लोग? तो इसे हम कहते हैं कीट भक्षी पौधे। तो यह दूसरा हो गया, उसमें यही बात लिखी गई है, कीटों को खाते हैं, पाचक रस का श्रावण करते हैं। जैसे वीनस, आपकी एनसीईआरटी उदाहरण देती है, वीनस फ्लाई ट्रैप। पूछा जाता है एग्जाम में, कीट भक्षी पौधे कीटों को क्यों ग्रहण करते हैं? यूपीएससी का एग्जाम में पूछा गया, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। उदाहरण दो, तो वीनस और फ्लाई ट्रैप। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? कमला हैरिस समझ में आ गई? ठीक, सबको आ गई बात? अब देखो, पादपों में पोषण की जो अन्य विधि में तीसरा है मृतपजीवी, सैप्रोफाइट। ठीक, मृतपजीवी या सैप्रोफाइट। इसमें वही बात होती है कि ये हमेशा, ये मशरूम देखते हो ना, मशरूम कैसा होता है? जैसे मशरूम ऐसा ही होता है, ये छत्ता है मशरूम का, ऐसा ही होता है ना।
मशरूम जब भी उगेगा किसी सड़े गले पदार्थ पर उगेगा, किसी सड़े गले पदार्थ पर उगेगा। और क्या करता, सड़ा गला पदार्थ है, जीव मरा हुआ सड़ रहा है, ठीक, हमने वहां लकड़ियां सड़ रही हैं, पत्ते सड़ रहे हैं, गाय के गोबर इत्यादि है, जैविक पदार्थ सड़ रहे हैं। जैविक पदार्थ होना चाहिए, तो जहां जैविक पदार्थ होगा वहां भोजन के कंपोनेंट भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल भी होगा। अब ये मशरूम अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, ये जैविक पदार्थ जो सड़ गल रहे हैं भीतर से इस पर ठीक तेजी से डाइजेस्टिव एंजाइम का श्रावण करता है। यह भी क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है और गिरेगा, यानी इनके सड़ने की दर, किसी पौधा किसी भी चीज पर मशरूम उग जाए तो सड़ने की दर बढ़ जाती है, अर्थात इसके भीतर के जैविक पदार्थ तेजी से टूटने लगते हैं, कंपोनेंट अलग होने लगते हैं और पुनः मशरूम अपनी पाइपलाइन से इसे खींचता रहता है। समझ में आगे बात? यानी जो ये मशरूम है, यानी इस प्रकार जैसे मशरूम हुआ, फंजाई हुआ, इसे कवक भी कहते हैं, यानी वे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से, मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, सैप्रोफाइट कहते हैं या मृत जीवी पदार्थ कहते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा एग्जाम्पल है आपके पास सैप्रोफाइट या मृत जीवी, मरे जीवों से, सड़े गले पदार्थों से खाते हैं, उनका अवशोषण करते हैं, जैसे मशरूम, कवक। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या भाई लोग? ठीक ठीक, बताओ भाई लोग, क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है? अब देखो अगली बात, पौधों में पोषण का। अब यहां चीज देख रहे हो, इस हेटेरोट्रॉप्स में एक विशेषता है। विशेषता क्या है? पौधा कुछ न कुछ ले रहा है, बात एक तरफा चल रही है। यह अमरबेल है, चूस ले रहा है इसका रस, इसके जो खाद्य पदार्थ है ले रहा है। यह पौधा है, कीटों को ही पकड़ के खा ले रहा है। यह पौधा है, सड़े गले चीजों पर इकट्ठित हो रहा है, उनसे भोजन ग्रहण कर रहा है। यानी कहानी एक तरफा चल रही है। लेकिन पौधों में पोषण की एक ऐसी भी विधि होती है जिसमें सिर्फ पौधे लेते ही नहीं है, देते भी हैं। समझ में आ गई बात ना? कहानी दो तरफा चलती है और इसे कहते हैं सिम्बायोसिस या सहजीवन। यानी पौधों में जो पोषण की चौथी विधि होती है उसे ही कहते हैं हम सिम्बायोसिस या सहजीवी संबंध। उसे हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस या सहजीवी संबंध। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम लाइकेन का, दो एग्जाम्पल से बात करेंगे, ठीक? ये देखो लाइकेन उगा हुआ है पत्थरों पर। इसमें होता क्या है समझना, इसमें दो पौधे, कहा जाता है कि लाइकेन, ठीक, एक बड़ा खूबसूरत प्रकृति का प्रयोग है। कैसे है देखना। लाइकेन एक पौधा है, ठीक, मान लो ये मिट्टी है, पत्थरों पर उगे होते हैं, ठीक। लाइकेन को इंडिकेटर कहते हैं क्योंकि ये वहीं उगेगा जहां की वायु बहुत स्वच्छ होगी। यानी अगर कहीं लाइकेन उग रहा है तो वहां की वायु क्या है? बहुत स्वच्छ है। और कहीं अगर लाइकेन नहीं उग रहा है तो वहां की वायु क्या है? स्वच्छ नहीं है। अभी समझाता हूं कैसे। तो यहां सिर्फ हम इस लाइकेन के, अभी हम 8वीं में इस लाइकेन पर ही एक चैप्टर में विस्तार से बात करेंगे। तो ये पौधे का जो रिलेशन है भोजन का, इसे कहते हैं सिम्बायोसिस, सहजीवन। सहजीवन, सहजीवन का मतलब क्या होता है? सहजीवन का मतलब होता है जब दो लोग एक दूसरे के साथ साथ जीते हैं और एक दूसरे के लिए जीते हैं। सिर्फ साथ साथ जीना सहजीवन नहीं है। हो सकता है दोनों लोग साथ साथ जी रहे हैं लेकिन एक दूसरे को खिलाफ जी रहे हैं। मान लो दो लोग हैं, साथ साथ ही जी रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं और सुबह से शाम तक लड़ते झगड़ते रह रहे हैं, ठीक। तो साथ साथ जी रहे हैं, एक दूसरे के लिए नहीं जी रहे हैं। मान लो एक ही घर में रहते हैं लेकिन मन ही मन सोचते हैं साला इसका ये नुकसान हो जाता, इसका ये नुकसान हो जाता, इसका ये नुकसान हो जाता, तो वो भी सहजीवन नहीं है। सहजीवन का मतलब होता है साथ साथ जीना, एक दूसरे के लिए जीना। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण, और एक दूसरे के लिए जीना का मतलब क्या है? एक दूसरे का टांग खींचने के लिए नहीं जीना, एक दूसरे का लाभ पहुंचाने के लिए जीना। बात समझ रहे हो ना? ठीक, क्लियर हो रहा है? ठीक। तो इसमें क्या होता है देखो, प्रकृति कैसे लाभ पहुंचा रही है। तो यह मिट्टी है, एक पौधा उगता है, यह है बेचारा पौधा, ठीक, समझ में आ गई बात। और यह है इसकी जड़ें,
यह है इसकी जड़ें। ठीक, पौधा एक ही है, यह है जड़ें। देखा गया कि पौधे का ठीक जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक, और ये जड़ है। देखा गया कि जड़ और तना दोनों अलग अलग पौधा हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह जो जड़ है, ठीक, यह बना हुआ है फंजाई से, ठीक, कवक से। किससे बना हुआ है? कवक से। और यह जो है, यह बना हुआ है एल्गी से, शैवाल से। ठीक, अब देखो क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि यह बेचारा जो एल्गी है, ठीक, यह फोटोसिंथेसिस करता है। यह जो एल्गी है, यह क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन खुद बना लेता है, फूड बना लेता है। ठीक, बना तो लेगा, बात सही है, लेकिन यहां इसकी जड़ें नहीं होती है। अब भोजन बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? पानी चाहिए ना। इस एल्गी को भोजन कब बनाएगा? जब इसे वाटर चाहिए प्लस मिनरल चाहिए। और वाटर और मिनरल कब लाएगा? जब इसके पास जड़ें हों, लेकिन इसके पास जड़ें ना हो। तो दूसरी तरफ यहां बेचारा ये शैवाल खड़ा है, ठीक, इस शैवाल के पास रूट्स तो है, यह पानी और मिनरल्स का अवशोषण तो कर लेता है, लेकिन भोजन नहीं बनाता है। तो प्रकृति ने दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब ये कवक क्या करेगा? मिट्टी से, ठीक, मान लो ये इसका पत्ती है, छोटी सी पत्ती होती है, तो ये कवक क्या करता है? मिट्टी से पानी और खनिज का अवशोषण करके तने के रास्ते पत्तियों तक पहुंचा देता है। यानी इस फंजाई ने सपोर्ट किसका कर दिया? एल्गी का, कि लो भैया तुम पानी नहीं ला सकते हो, मैं पानी दे दे रहा हूं, तुमको मिनरल दे दे रहा हूं। तो ये क्या कहेगा? ये भी कहेगा अच्छा तुम भोजन नहीं बना सकते हो, तो मैं तुम्हारे ही बनाए गए भोजन तुमको सप्लाई, तुम्हारे ही पानी से जो भोजन दिया है बना के तुमको सप्लाई कर देता हूं। यानी फंजाई को भोजन मिल गया, एल्गी को क्या मिल गया? पानी और मिनरल मिल गया। दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। इसी को हमने क्या कह दिया? सिम्बायोसिस कह दिया, सहजीवन कह दिया। और यह प्रकृति का एक बेहतर उदाहरण है। कौन इतना लिख रहा है? ठीक, अमन सर, आज ट्विटर कैंपेन है। हाँ ठीक है अमन, पता है, मैंने कर दिया है। ठीक, क्लियर है ना बात? चलो ठीक है। कमला हैरिस, अमेरिका में जॉब मिलेगी क्या? अरे इंडिया में ही जॉब मिलेगी। इंडिया को अमेरिका बनाओ तुम लोग, कब तक अमेरिका भागोगे? कौन गधा पूछा? ठीक, कौन पूछा? अभी मारता हूं मैं उसको। सत्येंद्र कुमार, कमला हैरिस अमेरिका में जॉब मिलेगी क्या? बे सत्येंद्र, इंडिया को अमेरिका बना दे। इंडिया के नौजवानों में बहुत क्षमता है, वो कई अमेरिका बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब अमेरिका बनाने का मतलब है ना एक जनसंख्या बढ़ा के अमेरिका इतना जनसंख्या बढ़ा दो। ठीक, अमेरिका बनाने का मतलब हिंदुस्तान में सुविधाएं अमेरिका से बेहतर कर दो, ये संभव है। तो अमेरिका जाओ मत, नौजवान आदमी हो, पढ़ो लिखो, तरक्की करो, बेहतर काम करो, इंडिया को अमेरिका बना दो। ठीक, हाँ, और अवेश वर्मा, ठीक ना? हाँ हाँ, राजू गुर्जर, पूरा पॉलिटी आप ही पढ़ाना, मैं भी पढ़ाऊंगा। ठीक ना, तुम टेंशन मत लो। ठीक, क्लियर हो गया? डिजिटल स्ट्राइक स्ट्राइक कौन लिख रहा है? डॉक्टर यूट्यूब, चल पढ़। ठीक, समझ में आ गई बात भाई लोग? तो हमने कर दिया है, छात्रों के साथ हैं, इस आंदोलन में खड़े हैं। ठीक, छात्रों को रोजगार मिलना ही चाहिए, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, यह हर सरकार की बेसिक जिम्मेदारी है। तो अपना काम कर दिया, उसके बाद आप पढ़ो लोग। ठीक ना? पता चला वैकेंसी निकल रही है, पढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक, तो चलो आ जाओ। तो समझ गए क्लियर इस बात को? तो सहजीवन का उदाहरण समझ गए, यही सहजीवन का उदाहरण है लाइकेन। ठीक, इसका कई उपयोग होता है। जैसे
बता रहे हैं। इसे प्रकृति का नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है, प्राकृतिक सूचक कहा जाता है, क्योंकि ये लाइकेन वहीं उगता है जहां की वायु स्वच्छ हो। तो कभी कभी वनस्पति शास्त्रियों को दिल्ली की वायु स्वच्छ है कि नहीं है इसका इंडिकेशन करना होता है, तो इसके आसपास के वातावरण में लाइकेन देखो। दिल्ली में तुमको एक भी लाइकेन नहीं मिलेगा, वहीं पहाड़ पर जाओगे तो खूब लाइकेन मिलेगा। और पहाड़ पर जब लाइकेन की संख्या घटने लगती है तो अनुमान लग जाता है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक, अब समझ गए? किसी कोई समस्या? अब ऐसा ही एक सहजीवन पौधों और जंतुओं के बीच होता है। कैसे होता है उसको भी समझा रहा हूं। तो फंजाई का उदाहरण समझ गए? ठीक, इसी को हमने समझाया जब दो पौधे एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे लाइकेन, तो उसे कहते हैं सहजीवी संबंध। क्लियर हो गया? अब एक पौधे और जंतुओं के बीच होता है, पौधे और बैक्टीरिया के बीच होता है, उसे समझा रहा हूं। देखो, यह पौधा है, जैसे मान लो विशेष करके यह दाल वाले पौधों में होता है। तो मान लो यह पौधा है मटर का, ठीक, मटर बना दो। यह मटर की फलियां हैं, ऐसे ही होती हैं, बीच बीच में मटर के दाने हैं, समझ गए ना? छोटे छोटे मटर के पत्ते हैं, ठीक, ये मटर का पौधा है, दाल वाले पौधों में होता है। ये इसकी जड़ें हैं। अब देखो, एक चीज बता रहा हूं, इसीलिए कहा जाता है मटर के पौधे। अब यहां देखो सहजीवन कैसा व्यवस्था ये है कि जितनी दाल वाली वातावरण में नाइट्रोजन बहुत अधिक है। कल ही बताए थे 78 पॉइंट कुछ % है, सबसे ज्यादा है। और पौधों को नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जिस पोषक तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो नाइट्रोजन। तो कहोगे जब नाइट्रोजन इतना है, पूरा भरा हुआ है वायुमंडल, तो पौधे ले क्यों नहीं लेते? हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्यों डालना पड़ता है? दरअसल जो वातावरण में नाइट्रोजन है वह गैस के रूप में है, और पौधा कभी भी इस गैस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। पौधा जब भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, यानी अपनी रूट से एब्जॉर्ब करता है, जड़ों से एब्जॉर्ब करता है। जड़ों से जब भी करेगा क्या? लिक्विड फॉर्म में। इसीलिए हम देखते होंगे यूरिया खाद खेत में डालोगे तुरंत द्रव में बदल जाएगी। इसीलिए हमें नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं। अब देखो होता क्या है, ये पौधे की जड़ें हैं। इन पौधों की जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है, ठीक, जैसे यहां है राइजोबियम बैक्टीरिया का एनसीईआरटी उदाहरण देती है, ठीक। ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं, बना भी लिया गया है जेनेटिक्स से। अब एक यहां क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, इसे कहते हैं राइजोबियम। राइजोबियम इसे क्या कहते हैं? राइजोबियम। अब देखो ये बैक्टीरिया करता क्या है कि वातावरण से नाइट्रोजन लेगा। क्या ले लिया? नाइट्रोजन। और इसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है। और इस उपयोग करने की प्रक्रिया में यह जो गैस फॉर्म का नाइट्रोजन है इसे तब्दील कर देता है लिक्विड फॉर्म में, द्रव फॉर्म में। और जब जो गैस फॉर्म का नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म के नाइट्रोजन में तब्दील होता है तो इसे हम कहते हैं नाइट्रेट। यानी यही नाइट्रोजन जब लिक्विड में बना तो क्या कहलाया? नाइट्रेट। क्या कहलाया? नाइट्रेट। इससे लिखते हैं तो यह कहलाया क्या? नाइट्रेट। यानी नाइट्रेट और कुछ नहीं है, नाइट्रोजन का लिक्विड फॉर्म में है। और पौधे अपनी जड़ों से क्या लेते हैं? हमेशा लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि राइजोबियम ने नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तब्दील कर दिया और पौधे अपनी जड़ों से क्या लेते हैं? नाइट्रेट लेते हैं। अब जब ये नाइट्रेट बना रहा है तो मिट्टी में चारों तरफ ये नाइट्रेट क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। अब इसी को जड़ों द्वारा पौधा ले लेता है। यानी पौधे को क्या मिल गया? नाइट्रेट मिल गया या नाइट्रोजन मिल गया। और बदले में अब पौधा भी कुछ देगा। तो पौधा जो भोजन बनाता है जब वो जड़े में आती हैं तो उन्हीं से बेचारा ये बैक्टीरिया अपने जीवन का काम चला लेता है। यानी यह भी एक प्रकार का सहजीवन है जो पौधे और बैक्टीरिया के बीच होता है। यह उन पौधों में होता है जो दाल वाले पौधे होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक, इसे भी एक प्रकार का सहजीवन बोलते हैं।
ठीक, आगे जब आप पढ़ोगे लोग अब इसलिए आप लोग देखते हो कि फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, इसी एनसीईआरटी में आएगा। कुछ एग्रीकल्चर के भी 2 टॉपिक है जिसमें कहा जाता है कि गेहूं धान की बुआई करने के बीच बीच में किसानों को दाल वाली पौधे जरूर लगा देना चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? यह जब बना रहा है तो ढेर सारा क्या कर देगा? बिखेर देगा। ढेर सारा क्या कर देगा? बिखेर देगा। अब जब ढेर सारा बिखेर देगा तो पूरी की मिट्टी में नाइट्रेट बिखर जाएंगे, और जब पूरी की पूरी मिट्टी में नाइट्रेट बिखर जाएंगे तो यह मिट्टी अपने आप उपजाऊ होगी। गेहूं की खेती करोगे तो उसमें यूरिया खाद नहीं डालनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? एनी समस्या? ठीक। अच्छा, हाइड्रोपोनिक पौधे को बताना। ठीक है, पौधे हवा में उगा दिए जाते हैं। ठीक, अरे मैं तुमको हाइड्रोपोनिक और भी चीजें बता दूंगा। जैसे यहां चीज बता दे रहा हूं, इन्हीं की तरह यह तो सहजीवन का उदाहरण हो गया। एक पौधा है, ठीक, जिसका बायो फर्टिलाइजर में यूज किया जा रहा है धान के खेतों में। जैसे यही व्यवस्था करता है, इसको मिटा दूं। जैसे एक पौधा है, ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए किया कहा जाता है। हल्का हल्का बताता हूं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, इसे बीजीए कहा जाता है। ठीक, यह उस वहां उगता है जहां क्या होता है? नमी होती है। तो धान के खेतों में हमेशा क्या चाहिए? नमी चाहिए। अब होता क्या है, इस ब्लू ग्रीन एल्गी में की विशेषता होती है, छोटी वाली काई देखी हो ना हरे रंग के, आप लोगों ने काई देखा होगा हरे रंग का, वह कुछ नहीं है, यह ब्लू ग्रीन एल्गी ही है। तो मान लो यह छोटा वाला काई हरे रंग का उगा हुआ है, खेतों में यह उगा हुआ है, छोटा वाला काई है। ठीक, अब यह छोटा वाला काई जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, यह करता क्या है? देखना, यह भी वही काम करेगा, वातावरण से नाइट्रोजन लेगा और इसे किस में तब्दील कर देगा? नाइट्रेट में तब्दील करता रहता है, यानी लिक्विड फॉर्म में तब्दील करते रहता है। अर्थात अगर इस खेत में हम ब्लू ग्रीन एल्गी डाल दें तो यह ढेर सारा मिट्टी में नाइट्रेट बनाते रहेगा, ढेर सारा नाइट्रेट बनाते रहेगा। ठीक, समझ में आ गई बात? और इसी में अगर, चूंकि इसे हमेशा पानी चाहिए, नमी चाहिए, इसी में अगर हम धान का पौधा लगा दें, ठीक, धान का पौधा लगा दें, तो जब धान का पौधा लगा देंगे तो धान के खेत में नमी है, ब्लू ग्रीन एल्गी से क्या होगा? हमेशा इसको नाइट्रेट मिलता रहेगा, यानी बाहर से यूरिया खाद डालनी पड़ेगी? नहीं डालनी पड़ेगी। तो आजकल सरकार प्रोडक्शन करवा रही है ब्लू ग्रीन एल्गी का, और इसे पैकेट में बंद करके बहुत जल्दी किसानों को दिया जाना है। इस पर बहुत काम हो रहा है और इसी को नाम दिया गया है। ठीक, यह भी जैविक खाद का एक हिस्सा है, बायो फर्टिलाइजर का एक हिस्सा है। सीधे सीधे किसी जीव का ही फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग कर देंगे। क्लियर हो गया? हाँ, बहुत देखा है काई, तो देख ले। ठीक, अच्छा, प्रिया कर रही है मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, सो जा, बाद में देख लेना। ठीक, क्लियर हो गया? अब आ जा। तो ये रहा, हमने पौधों में न्यूट्रिशन की विधि, हमने समझा ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, स्वपोषी क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण समझ लिया हल्के में, अभी ये कई बार आएगा। ठीक, फिर हमने समझा पैरासाइट परजीवी पौधा, अमरबेल को उदाहरण समझा, कीटभक्षी पौधा कैसे होता है ये समझा, मृतोपजीवी पौधा सेप्रोफाइट, मशरूम इत्यादि क्या होते हैं समझा, फिर हमने सहजीवन समझा, लाइकेन इत्यादि। पौधों में पोषण की इतनी बातें एनसीईआरटी करता है 7वीं के चैप्टर नंबर 1 में। अब दूसरा हमने कहा था कि 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला एनसीईआरटी पहली बात करता है पौधों में पोषण की, दूसरी बात करता है जंतुओं में पोषण की। तो अब जंतुओं में पोषण की बात आते हैं। ठीक, और जब जंतुओं में पोषण की बात आते हैं तो जिस पोषण की बात करता है वह है ह्यूमन, मानव। ठीक, कि मानव में पोषण कैसे होता है। तो मानव में पोषण करने का मतलब होता है, ठीक, और वह होता है कि मानव अपना भोजन नहीं बनाता है, तो किस पर निर्भर करता है? शुरू की क्लास में बताएंगे, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पर। तो जब हम मानव में पोषण की बात करेंगे तो बात इसकी नहीं होगी कि भोजन बनाता है कि नहीं बनाता है, बात इसकी होगी जो बना बनाया भोजन है उसको खाता कैसे है, उसका अपने शरीर में उपयोग कैसे करता है। और जो बने बनाए भोजन के खाने और उपयोग करने की ठीक बात है, उसी को कहते हैं मानव में पाचन। तो मानव में पाचन है तो कुछ ग्रंथों से आप, कुछ अंगों से आपका परिचय करा रहे हैं, और फिर हम इसको अपने, सचिन ध्यान से समझना, अपने खुद बना करके दिखा रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी में लिखा, देखो
यह माउथ है, खाना खाते हो ये वाला, खा लिए, बेसिक तौर पर बता रहे हैं, ठीक, खा लिए खाना, ये माउथ है, और माउथ से गले में, ठीक, यहां आपको दिख रहा मुंह के नीचे स्लेवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथियां हैं, जो हमेशा क्या टपकाती रहती हैं, लार टपकाती रहती हैं, ठीक, लार टपकाती रहती हैं। और ये बड़ा जरूरी है, लार करता क्या है, खाना खाओगे तो मुंह में चबाते रहोगे, लार उसमें मिलता रहेगा, और जितना तेज लार मिलता रहेगा उतने तेज ही यह भोजन के बैक्टीरिया को मारेगा और भोजन के स्टार्च का पाचन शुरू कर देगा। कभी कभी तो ये बड़ा एक्टिव होता है, स्वादिष्ट भोजन देखते ही लार टपकने लगता है। टपका है कि नहीं कभी लार तुम लोगों का? ठीक, समझ में आ गई बात? सबका टपकता है। तो एक तो ये हो गई, आप देखते हो गए, मैं ग्लैंड बता रहा हूं। उसके बाद ये पाइप है, इसे कहते हैं आइसोफेगस। यहां से भोजन ये लेकर के आती है। इसका पाचन में यही रोल है कि मुख से भोजन को लेकर के स्टमक में आ जाना। हम शरीर के अंगों को दिखा रहे हैं, फिर बना के खुद समझाएंगे। यानी इस आइसोफेगस को, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, इसमें कोई भी पाचन की क्रिया इसमें संपन्न नहीं होती है। इसमें सिर्फ यही होता है कि जो भोजन मुख में आया है उसे ही हम स्टमक तक पहुंचा देना। फिर कहानी शुरू होती है यहां से स्टमक की, और जब हम स्टमक की कहानी देखें तो यह है स्टमक। ठीक, स्टमक में भोजन आता है, यहां भोजन में HCl मिलता है, प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। साथ साथ यही है, ठीक, यह है हमारे शरीर की सबसे ग्रंथ लीवर, और यह है छोटा सा गाल ब्लैडर। इस लीवर में, ठीक, पित्त रस बनता है, गाल ब्लैडर में आके संचित रहता है। और स्टमक के नीचे है, ये है पैंक्रियाज। समझ में आ गई बात? अग्नाशय। अब देखो, पैंक्रियाज से भी बनते हैं क्या, ढेर सारे जूस निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। यहां लीवर ने जो जूस बनाया है वो गाल ब्लेडर में है, वो भी निकल रहा है। अब आगे क्या होता है, अभी मैं विस्तार से समझाऊंगा इसको। आगे क्या होता है कि इस गाल ब्लेडर का जो बना जूस है और इस पैंक्रियाज का जो बना जूस है, वह सारा का सारा आकर के शामिल हो जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। समझ में आ गई बात? और छोटी आंत में भोजन पर ढेर सारा रिएक्शन होता है। उसके बाद भोजन चला जाता है बड़ी आंत में और शरीर से बाहर निकल जाता है। भोजन का पूरा पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है। बड़ी आंत में कुछ नहीं होता है, सिर्फ खनिज और जल का अवशोषण होता है। यह हम एक्चुअल चित्र दिखा रहे हैं, अभी समझाते हैं। छोटी आंत यद्यपि बड़ी होती है, लेकिन इसे कहते हैं क्या, छोटी। यानी बड़ी कौन होती है लंबाई में, छोटी आंत। छोटी आंत करीब 7.5 मीटर की होती है, बड़ी आंत 1.5 मीटर की होती है। तो आप कहोगे, जब एक बार सवाल पूछा गया था यूपी PCS में, निम्नलिखित में से कौन बड़ा है, छोटी आंत, बड़ी आंत, 2 और एग्जाम्पल दिए थे। तो नाम है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन एक्चुअल में वो बड़ी है। तो किस संदर्भ में बड़ी है, वो लंबी ज्यादा है। तो फिर जब लंबी ज्यादा है तो इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं? दरअसल इसकी चौड़ाई कम है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यद्यपि 1.5 मीटर है, स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर है, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर है, लेकिन इसकी लंबाई क्या है, ज्यादा है। यह रहा मानव में पाचन के अंगों का परिचय। ठीक, समझ में आ गई बात? हाँ, नागिन बोल रही है 7.5 मीटर, ठीक, सही है। तो यह रहा अंगों का परिचय। अब इसको हम ऐसे अपने भाषा में समझाते हैं आपको। ठीक, अंग देख लिए ना? ठीक, यह जबड़ा है, दांत इसमें सेट है, यह दांत है, बक्कल कैविटी दांत है, यहां पर छोटे छोटे लार ग्रंथियां हैं, पाइपलाइन है, ये सब आप समझ गए। अब आओ बहुत हल्के में समझाता हूं। ठीक है, क्या जितनी बातें NCERT कहती है उसी को हल्के में समझाता हूं। अब देखो, समझना, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये इसका माउथ हो गया और यह हो गई इसकी फूड पाइप। क्लियर हो गया? आइसोफेगस हो गया, समझना। ठीक, ये हो गया स्टमक, ये डबल लेयर का होता है, स्टमक हो गया। तो यह क्या हो गया, स्टमक, आमाशय। क्लियर हो गई बात? इस आमाशय के नीचे होता है पैंक्रियाज।
यह हो गया अग्नाशय, पैंक्रियाज। यह क्या हो गया? पैंक्रियाज, अग्नाशय। समझ में आ गई बात? यहां हो गया, ये हो गया, ये है लीवर, लीवर, ठीक। और लीवर में ये हो गया गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक। और फिर हम यहां से आते हैं, बहुत ध्यान से समझना भाई लोग, अभी देखना मजा आ जाएगा। यहां से आते हैं, अब ये है हमारी छोटी आंत, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। और ये है हमारी ग्रहणी, डियोडिनम। और ये छोटी आंत जाकर के आगे बड़ी आंत में मिल जाती है, बड़ी आंत में मिल जाती है, ठीक। समझ गए? ठीक, क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या? हाँ, अब देखो, अभी समझना। सब अंग समझ गए? तो भोजन सबसे पहले कहां आएगा? ठीक, भोजन सबसे पहले कहां आएगा? अब मिटा रहा हूं, अब अंग याद रखना। एक एक अंग की कहानी अब समझा रहा हूं, ठीक। यह है माउथ, जीभ बना दें, चलो जीभ दांत रहने दो, 4 दांत है, ये जीभ है, ठीक, या रहने दो जीभ दांत। फूड आ गया, यह भोजन आ गया, ठीक। अब दांत क्या करेंगे? इसे चबाएंगे, खाएंगे, और यह छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। छोटे छोटे टुकड़ों में यह क्या हो गया? टूट गया। अब बीच में इसमें टूट रहा है, तो बीच में इसमें स्लाइवा, लार मिक्स हो रहा है। और लार क्या कर रहा है? एक साथ एक तरफ, ठीक, 2 काम कर रहा है। एक तो इसके बैक्टीरिया को मार रहा है, मार रहा है, बैक्टीरिया को क्या कर दिया? मार रहा है। दूसरी तरफ भोजन में जो स्टार्च है उसका पाचन शुरू कर दे रहा है। पाचन क्या कर दिया? शुरू कर दिया। यानी लार क्या कर रहा है? एक तरफ भोजन को में मिक्स होकर के बैक्टीरिया मार रहा है, तो दूसरी तरफ पाचन क्या कर रहा है? शुरू कर रहा है, ठीक। तो यह कहानी माउथ की रही, समझ लेना बात को। अब आगे आ जाओ भाई लोग। तो भोजन अब यहां से कहां आ जाएगा? आइसोफेगस में आएगा, फूड पाइप में आएगा, ठीक। अब यहां से आपने चबा चबा के खा लिया, इसीलिए कहा जाता है खाना धीरे धीरे चबा के खाओ। जितना छोटा छोटा टुकड़ा कर दोगे, इधर वालों को काम कम करना पड़ेगा, साथ साथ लार इसमें अच्छे से क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। अब इस फूड पाइप के थ्रू, आइसोफेगस के थ्रू भोजन आता है, पाचन इसमें नहीं होता है। इसका रोल है भोजन को स्टमक में पहुंचा देना। तो भोजन आपका कहां पहुंच गया? भोजन आपका पहुंच गया स्टमक में। मान लो यहां भोजन पहुंच गया, क्लियर हो गया? अब जो यहां भोजन पहुंचेगा, यह जो स्टमक की जो दोहरी दीवारें होती हैं, यह क्या करने लगती हैं कि अपने भीतर से एक जूस स्रावित करती हैं, जूस स्रावित करती हैं, जिसमें 2 चीजें होता है, ठीक। एक होता है HCl, ठीक, और दूसरा होता है गैस्ट्रिक जूस। होता तो पेप्सिन है, लेकिन एनसीईआरटी गैस्ट्रिक जूस की बात करती है। जहां जितना उतना ही मैं समझा रहा हूं, यह भी और आएगा, ठीक। दूसरा स्रावित करती है गैस्ट्रिक जूस, या यूं कहिए, ठीक। दरअसल इस गैस्ट्रिक जूस में ही दोनों होता है, लेकिन हम अलग अलग बता रहे हैं समझाने के लिए। जठर रस HCl। अब यह HCl क्या करता है? यह जो लार था यह क्षारीय था, यह लार क्या था? क्षारीय था। लेकिन रिएक्शन तब होगा यहां जब भोजन अम्लीय हो जाएगा। तो HCl 2 काम करता है। एक तो इस फूड को जो स्टमक में आया है इसे अम्लीय बनाता है, समझना बात को। इसे क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है, अम्लीय बनाता है,
ठीक, बहुत मजेदार टॉपिक है। और दूसरा क्या करता है, इसमें थोड़े बहुत बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को किल करता है, मार दिया। ये रही HCl की कहानी, समझ में आ गई बात। और ये रही स्टमक की कहानी। क्लियर हो गया? समस्या आ रही है भाई लोग, आपको याद हो जाएगा ना? पूनम फोकस ऑन क्लास, ठीक, बढ़िया, ठीक ठीक, क्लियर हो गया? प्रिया क्लियर हो रहा है, बताओ? ठीक ठीक, राजू ठीक, समझ में आ गया? ठीक, अब देखो, तो ये हो गया HCl, काम खत्म। यानी HCl कहां सीक्रेट होता है, सवाल आता है तो स्टमक में। HCl करता क्या है, तो भोजन को अम्लीय बनाता है। दूसरा सवाल याद रख लो, HCl का और तीसरा काम क्या है, कि बैक्टीरिया को मार देता है, जो बचा खुचा बैक्टीरिया आया था मार दिया। ठीक, अर्थात बात समझ में आ गई? बात, तीनों बातें याद रखना, बार बार ये पूछता HCl कहां सीक्रेट होता है, तो स्टमक में। अब बची इस गैस्ट्रिक जूस की कहानी। यह गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, संपूर्ण भोजन का पाचन नहीं करता है। ठीक, भोजन में जो आया था प्रोटीन, प्रोटीन के पाचन की एक कहानी समझाएंगे। भोजन में जो प्रोटीन है, मान लो यह प्रोटीन है, ठीक, इसी को थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है। यानी हम कह देते हैं कि बड़े प्रोटीन को थोड़े से छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है, अर्थात प्रोटीन का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। दरअसल प्रोटीन का पाचन और कुछ नहीं है, कहानी यह होती है कि यह बड़ा टुकड़ा प्रोटीन 3 में टुकड़ा टूटा, फिर यह 3 ऐसे टूटेगा, फिर यह ऐसे टूटेगा, फिर यह ऐसे टूटेगा, फिर ये ऐसे टूटेगा, और जो सबसे छोटा टुकड़ा प्रोटीन का बनेगा यही होगा एमिनो एसिड। यही क्या होगा, एमिनो एसिड, यही होगा एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड ही और कुछ नहीं, प्रोटीन का एमिनो एसिड में टूट जाना प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन की कहानी है, कुछ यहां छोटे टुकड़े, मान ले एक चरण में ब्रेक हो गया, कुछ यहां ब्रेक होगा, कुछ यहां ब्रेक होगा, कुछ यहां ब्रेक होगा, और अंततः एमिनो एसिड बन जाएगा। और जो एमिनो एसिड मिल जाएगा, प्रोटीन का पाचन हो गया। समझ में आ गई बात? तो क्लियर हो गया? अब अर्थात हमने समझ लिया स्टमक में क्या क्या कहानी चलती है, हमने बात को समझ लिया। ठीक, स्टमक की कहानी हमने बात को समझ लिया। क्लियर हो गया भाई लोग? तो आपने समझ लिया स्टमक की कहानी, ठीक, समझ गए? ठीक, समझ गए? अब देखो, अब बात होगी, यानी जब स्टमक की कहानी पूरी हो गई तो अब क्या होगा? ठीक, तो जब अगर मान लो, अब एक चीज समझाते हैं, यहां की कहानी हो गई। अब भोजन कहां आएगा, सीधे इस रास्ते यहां आ गया। भोजन कहां गया, यहां आ गया। इसे कहते हैं ग्रहणी या डिओडिनम। ठीक, अब कहोगे भोजन यहां आ गया, तो सब क्या कर रहे हैं? ठीक, अब जो भोजन यहां आएगा, अब कहानी देखो कहां शुरू हो जाती है। ठीक, पहले हमने बताया था भोजन कहां आ गया, यहां आ गया। और जब भोजन आ गया तो ये है लीवर, समझना बात, ये है लीवर। ये लीवर क्या करेगा, एक जूस बनाता है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस या पित्त रस। ये दिख रहा है, मुझे लगता है नहीं दिख रहा होगा। लीवर बनाता है पित्त रस, जिसे कहते हैं बाइल जूस। और यह लीवर बनाता रहता है, और यह बनाया पित्त रस, और यह यहां आकर के स्टोर होता रहता है। और जहां स्टोर होता है उसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जहां स्टोर होता है उसे कहते हैं हम गॉल ब्लैडर। समझ में आ गई बात? अब कहोगे स्टोर होके क्या होगा, तो यहां गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया, और स्टोर होने के बाद ये करता क्या है, ठीक, कि यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यानी भोजन पर गिरेगा। समझ में आ गई बात? यानी बाइल जूस कहां आ गया, भोजन पर गिर गया। अब यह भोजन पर गिर करके क्या करेगा, क्यों भोजन पर गिर रहा है? दरअसल भोजन पर इसलिए गिर रहा है कि इस भोजन में क्या मिल गया था, अम्ल।
इस भोजन में क्या मिला था? स्टमक में भोजन में क्या मिल गया था? अम्ल मिला था ना। यहां पर क्या मिल गया था? एसिड मिला था, अम्ल मिला था। तो भोजन क्या हो गया था? एसिडिक हो गया था, अम्लीय हो गया था। ठीक, यानी पूरा का पूरा भोजन क्या हो गया है? अम्लीय हो गया है। और प्रोटीन न छोटे टुकड़ों में है, इस भोजन में फैट भी है, वसा है। और जो ये फैट होता है, वसा होता है, इसका अम्लीय माध्यम में पाचन नहीं होता है। यानी तब पाचन होगा जब वसा का अम्लीय चरित्र समाप्त हो जाए। तो ये जो गाल ब्लैडर से बाइल जूस गिर रहा है, यह करता क्या है? इस फैट भोजन का जो अम्लीय कैरेक्टर है, इसे समाप्त कर देता है, इसे समाप्त कर देता है। और समाप्त करके जो फैट है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने लगता है। समझ में आ गई बात? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करने लगता है? ब्रेक करने लगता है। यानी गाल ब्लैडर से निकलने वाला, ठीक, बाइल जूस जो है, पित्त रस जो है, वह दो काम करता है। पूरे के पूरे भोजन को क्षारीय बना देता है और धीरे धीरे फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने लगता है। समझ में आ गई बात? तो गाल ब्लैडर और लीवर की कहानी समझ गए। अब आगे बताते हैं। ठीक, अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। यह थी क्या? लीवर। और यह था क्या? गाल ब्लैडर। और यह कहानी किसकी थी? ठीक, इसमें बहुत, यह कहानी किसकी थी? वसा की कहानी। समझ गए? अब कौन बच रहा है? यह पैंक्रियाज बच रहा है। ये क्या करता है? ठीक, तो यह भी अपने भीतर से पैंक्रियाटिक जूस निकाल रहा है। अब यह क्या करेगा? अपने भीतर से पैंक्रियाटिक जूस निकाल रहा है। ठीक, और यह पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस निकाल रहा है। और यह अग्नाशय रस अब किस पर गिरेगा? भोजन पर। और यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना शुरू करेगा। ठीक, इसमें ट्रिप्सिन होता है, कीमोट्रिप्सिन होता है, ढेर सारी चीजें होती हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना शुरू करेगा। अब भोजन छोटा छोटा टुकड़ों में बट करके कहां आ गया है? आ गया है छोटी आंत में। समझ में आ गई बात? और यह जो भोजन छोटी आंत में आया है, छोटी आंत हमेशा क्या है? डबल लेयर की है। खत्म। छोटी आंत हमेशा क्या है? डबल लेयर की है। ठीक, यह है हमारी छोटी आंत। यह कैसी है? डबल लेयर की है। बाद में जाकर के बड़ी आंत में मिल जाएगी। अब यह छोटी आंत में भोजन आ गया है। और जब यह भोजन छोटी आंत में आ जाता है, तो जैसे पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकला है, वैसे ही हमारी छोटी आंत से अब निकलने लगता है, इस छोटी आंत से निकलने लगता है इंटेस्टिनल जूस। क्या निकलने लगता है? इंटेस्टिनल जूस। यानी यहां से क्या निकल रहा है? आत्र रस उसे बोलते हैं। ठीक, आत्र रस बोलते हैं। और यह आत्र रस, इंटेस्टिनल जूस क्या करता है? इस भोजन में जो भी पदार्थ है, अर्थात भोजन में जो प्रोटीन है, भोजन में जो क्या है? प्रोटीन है, जो छोटा छोटा टुकड़ा हो गया है, इसे फाइनली एमिनो एसिड में तोड़ देता है। किस में तोड़ता है? एमिनो एसिड में तोड़ देता है। जो फैट कार्बोहाइड्रेट है, इसे फाइनली ग्लूकोज में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? ग्लूकोज में तोड़ देता है। समझ में आ गई बात? अब यही ग्लूकोज कोशिका में जाएगा जब रिस्पिरेशन पढ़ेंगे। और एमिनो एसिड और ग्लूकोज में टूटना ही क्या कहलाता है? भोजन का पाचन संपन्न हो गया। अब कहानी इसके बाद जो चलती है, देखो क्या होता है। ठीक, अब ये डबल लेयर वाली है इंटेस्टिनल जूस। इसमें अब क्या हो जाएगा? दूसरे रंग से बनाते हैं। इसमें अब आ जाएगा पानी। अब पानी आ गया, और जो ग्लूकोज एमिनो एसिड है, पानी उन सबको घोर लेगा। पानी ने क्या किया? सबको एब्जॉर्ब कर लिया। और ये जो डबल लेयर की इंटेस्टिनल वाल है, इसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं विलाई। जिसे हम क्या कहते हैं? विलाई। अब ये सब क्या करती हैं? विलाई तेजी से पानी को अवशोषित करके इसमें लाती। ठीक, समझ में आ गई बात? और पानी मिल जाता है ब्लड में। और जब, यानी यहां विलाई ने क्या किया? वाटर को किस में मिला दिया?
ब्लड में मिला दिया, ठीक। और जो वाटर ब्लड में मिला इसमें था क्या, इसमें एमिनो एसिड था, ग्लूकोज था, ये सारी चीजें थी। पाचन संपन्न हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया बात भाई लोग? ठीक ठीक, समझ में आ गया बात? बस 2 मिनट और क्लास लेंगे, क्लास समाप्त होने वाला, 5 मिनट का और टाइम है, ठीक। तो हो गई बात। अब कहोगे कहानी इसके बाद क्या होती है? इसके बाद भोजन जाता है कहां? ठीक, इसके बाद भोजन जाता है, समझना, इसके बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत और कुछ नहीं करती है, जो इस भोजन में एक्स्ट्रा पानी बचा है उसको अवशोषित करती है, जो मिनरल्स बचे हैं उसको अवशोषित करती है। यानी बड़ी आंत के 2 काम, वाटर प्लस मिनरल का अवशोषण करना, खनिज और जल का अवशोषण करना। पूछता है खनिज और अतिरिक्त जल का अवशोषण कौन करता है? कौन करेगा? बड़ी आंत। शेष जो बिना पचा भोजन है उसे शरीर के बाहर निकल देना। यह है मनुष्य में पाचन की कुल कहानी, जिसे हमने आपको एक ड्राफ्ट बना करके समझा दिया। अब इसी को हर क्लास में हम क्या करते हैं, अपने समझाते हैं, फिर एनसीईआरटी में लिखा दिखाते हैं। तो एक एक लाइन में देख लीजिए एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, ठीक। माउथ, कहानी माउथ की। क्या कहानी है? माउथ में क्या होता है? दांतों द्वारा भोजन तोड़ा जाता है। लार की भोजन पर क्रिया होती है। लार भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारता है। यह किसकी कहानी रही? माउथ की। यही बात हमने आपको समझाई, ठीक। अब देखो, माउथ के बाद भोजन कहां आता है? स्टमक में आता है। दोहरी झिल्ली का बना होता है। गैस्ट्रिक जूस पाचक रस का सिक्रेशन करता है तथा HCl का सिक्रेशन करता है, ठीक। यह जो HCl है, अम्ल है, भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है, ठीक। तथा बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है, ठीक। पाचक रस प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। क्लियर हो गई कहानी? पाचक रस प्रोटीन को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो यह कहानी रही जिसे हमने आपको समझा चुके हैं। यह कहानी किसकी रही? स्टमक की। आगे आ जाओ बात को। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, समझाए हैं। बाइल जूस का सिक्रेशन करती है, मतलब बनाती है। यह पित्तरस गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में इकट्ठा होता है। यह पित्तरस क्या करता है? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझाए थे चित्र बना के। अब आसान हो गया ना? अब समझे कि चित्र क्यों बनाए थे? क्लियर? अब समझे लोगों? ठीक ठीक। प्रिया बताओ, पूनम बताओ, ठीक ठीक है, डेली बाय डेली कर देंगे। प्रिया समझाओ, पूनम बता, मैनाज, ठीक। समझ गए ना? चित्र में इसीलिए समझा, अभी आसान हो जा रहा है ना, ठीक। अच्छा, अवनीश वर्मा यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से? गोरखपुर, ठीक। चल भाई बता तो दिए। अब आजा, क्लियर? तो ये हो रही कहानी लीवर की। अब आगे और बढ़ जाओ। इसके बाद आते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। यह पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। प्रोटीन और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। देखो आसान हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और पैंक्रियाज से निकलने वाली जूस छोटी आंत में आते हैं, ठीक। सभी क्रियाएं संपन्न होती है जो हमने बताया। इंटेस्टिनल जूस इसके अलावा छोटी आंत से निकलता है जो पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। एनसीईआरटी सिर्फ इतनी बातें लिखी है, मैं इसी को आपको समझाने के लिए ओपन कर दिया, खोल दिया। अब यही जैसे मान लो एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे गंदा तरीका है कि एनसीईआरटी लिखी है, लाइन टू लाइन समझा रहे हैं। नहीं, जो लाइन टू लाइन लिखा है इसके बैकग्राउंड में जाकर के समझाओ।
समझ में आ गई बात ना? तब एनसीईआरटी याद होती है। जैसे मैं भी चाहता था ऐसे बता देता, चित्र बनाने क्यों जरूरत, लेकिन अगर ऐसे बताता तो आपको विजुअल चीजें नहीं होती, याद नहीं होता। बैकग्राउंड में चित्र बना के बता दिया, अभी से पढ़ रहा हूं, तुम लोग को लग रहा है गए सर झूठे पढ़ रहे हैं। समझ में आ गई बात ना? ठीक, तो झूठे नहीं पढ़ रहे, इसलिए पढ़ रहे हैं कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी दोहरा लो, याद कर लो, सब काम यही हो जाए। अगली बात, बड़ी आंत या छोटी आंत से छोटी होती है, लेकिन बड़ी क्यों कहते हैं? चौड़ाई अधिक होती है इसलिए बड़ी कहते हैं। पानी और मिनरल का यह अवशोषण करती है, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकाल देती है। पाचन संपन्न हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया भाई लोग? बताओ। ठीक, हाई कौन कर रहा है? एनसीईआरटी के बाद यूपी बोर्ड भी पढ़ाएंगे ना, राजेंद्र दुबे कह रहा है। ठीक ठीक, क्लियर हो गया? अभी इलियम उलियम आएगा, अभी जितनी सात्विक एनसीईआरटी में उसको मैं समझा, अभी डाइजेशन ये 10वीं में आएगा तो और कठिन हो जाएगा, तो पहले 7वीं वाला तैयार करके रख। ठीक ना? ठीक, अच्छा, क्लियर हो गया? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप समझ गया ना? नहीं भूला नहीं ट्रंप, तुझे तो पूरी दुनिया नहीं भूल पाएगी। तू इतने कांड कर दिया है पिछले 5 साल में डोनाल्ड ट्रंप कि अब तुझे पूरी दुनिया नहीं भूल पाएगी, और अमेरिका तो कबो नहीं भूलेगा। ठीक, और कमला ताई आई गई हैं, समझ में आ गई बात में? तो पहला मंच है जिस पर कमला ताई और डोनाल्ड ट्रंप एक ही साथ हैं। तो क्लियर हो गया भाई लोग? ठीक, समझ गए? पूनम समझ गए? हाँ, टॉपिक हो गया ना? तो आज आप लोगों ने कवर की एनसीईआरटी 7वीं का 2 चैप्टर, पहला और दूसरा। एक बात और है भाई लोग, बस। ठीक, अबे संदीप ये डेट ऑफ बर्थ क्यों लिखता है बे? राधिका क्लियर? तो चल भाई लोग एक चीज और समझा देता हूं। एक होता है रूमिनेंट जीव। रूमिनेंट जीव उन्हें कहते हैं जो जुगाली करने वाले होते हैं। गाय पालते हो ना, गाय भैंस देखते हो ना, जब खूंटे से बांध देते हो तो बैठे रहते हैं, ऐसे करती रहती हैं, उसे कहते हैं जुगाली करना। उसका कारण क्या होता है कि उनके आमाशय में 4 भाग होता है। जैसे मान लो गाय बनाते हैं, एक मिनट में, जैसे मान लो ये हो गई गाय बनाए, ये हो गई गाय माता, थोड़ा मुंह छोटा हो गया, ये हो गई गाय माता, भैंस चाची, जो भी कह लो, गाय माता भैंस चाची, जो पूंछ बना दो। ठीक, यह जुगाली करती रहती। होता क्या है, इनका जो आमाशय होता है वो 4 भागों में बंटा होता है, और इसीलिए इन्हें रूमिनेंट कहते हैं। तो ये जब इनको घास के मैदान में छोड़ोगे तो जल्दी जल्दी खा लेती हैं और सबको इकट्ठा कर लेती, यानी जो घास खाई हैं यहां स्टोर कर लेती हैं। और जब स्टोर कर लेती हैं तो पाचन थोड़ा हो पाएगा, घास में तो सेलुलोज होता है, पाचन इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। तो यहां से जब स्टोर कर ली है, पुनः एक पाइप से जब आराम करने जाती है तो मुंह में आती हैं और पुनः इसको चबाती हैं, पुनः इसको चबाती हैं। इस चबाने को कहा जाता है रोम मंथन कर रही हैं या जुगाली कर रही हैं। समझ में आ गई बात? क्या कर रही हैं? जुगाली कर रही हैं, और चबा के पुनः इसको इसमें भेजेंगी, डाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो जितने हरी घास खाने वाले ये जंतु हैं जुगाली करते हैं, रोम मंथन करते हैं, क्योंकि आमाशय 4 भागों में बटा होता है, इसलिए इसे हम रूमिनेंट कहते हैं। तो ठीक, तो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में कर लेते हैं। यह भाग प्रथम रूमेन, फर्स्ट रूमेन कहलाता है। इस रूमेन से भोजन को मुंह में लाकर चबाते हैं, जिसे जुगाली करना कहते हैं। ठीक, इस कारण जुगाली करने वाले जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं। ठीक, ये एक कहानी रही, हल्की सी बात दी गई थी। तो दोस्तों आज की यात्रा हमने शुरू की थी प्लांट न्यूट्रिशन और ह्यूमन न्यूट्रिशन। पूरी की पूरी बात हमने आपको क्लियर कर दिया। समझ में आ गई बात? पूरी की पूरी बात हमने आपको क्लियर कर दिया। तो जो कहानी पादपों में पोषण से शुरू हुई थी वो जंतुओं में पोषण पर जाकर के समाप्त होती थी। ठीक, चल भाई नागिन, तुझे किसको डसना है, गाय को कि शुअर को? जिसको डसना वही है। ठीक ठीक, अच्छा रीना, रीना मैं सबका नाम लेता रहता हूं, उसमें जो दिखता है वही दिख देता हूं। ठीक, ऐसी बात नहीं है रीना। तो चल भाई लोग, महनाज, नागिन, केएम, कविता, रीना, सचिन,
सब लोग पहले मुझे तुरंत बताओ, सारे लोग ये दोनों चैप्टर याद हो गया, तैयार हो गया? जल्दी जल्दी बताओ, यस यस बताओ, नहीं तो तुरंत दोबारा शुरू कर दूंगा। बताओ ईमानदारी से, तैयार हो गया? ठीक, बताओ सारे लोग बताओ। पौधे कैसे भोजन यापन करते हैं, क्लियर? और जंतु लोग कैसे मनुष्य कैसे करता है, क्लियर? भूलोगे तो नहीं, याद हो गया ना? ठीक। सर कोई कहानी सुनाओ। कल सुनाऊंगा राजू, कल कहानी सुनाऊंगा। ठीक, अब आज टाइम हो गया है। ठीक, क्लियर हो गया? चल, केएम कविता न्यू स्टूडेंट है, आपका वेलकम है। अब हर दिन क्लास में आते रहिए। ठीक, चलो ठीक है। तो जैसे आज ये दोनों चैप्टर याद कर लिए, कल फिर 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे। छोटा होगा 3, बड़ा होगा 2। ठीक, और कल भी इसको यहीं पर तैयार कर लेंगे, सीख लेंगे, याद कर लेंगे। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। ठीक, और कल 12:30 बजे फिर मिलते हैं। धन्यवाद। अगले सेशन के साथ। हाँ, मिल जाएगा पीडीएफ।